हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्योर साइंस। आज फर्स्ट क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर एग्ज़ाम फिजिक्स का। तो इसमें फर्स्ट क्लास है, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कूलॉम नियम, वही मेन है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वह इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक जो पार्ट होता है वह होता है चार्ज, आवेश। ठीक ठीक है, तो चार्ज या फिर आवेश, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कई मटेरियल्स जो रहते हैं, है ना। जैसे ऊन हो गया, ऊन का जो कपड़ा है उसको अगर हम शीशे के मतलब कांच के रॉड से रगड़ें तो चट चट की आवाज़ आने लगती है ना। मतलब कि दोनों आवेशित हो जाता है। जैसे एक में नेगेटिव चार्ज आता है ना, ऊन का जैसे कपड़ा हो गया, ऊन हो गया, और अगर कांच का रॉड हो गया, कांच का रॉड या छड़, ठीक है। तो इन दोनों को रगड़ें तो एक में से चार्ज जो है लूज होता है, दूसरे में चार्ज आ जाता है, आवेश, है ना। तो ये चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही चार्ज जनरेट होता है किसी में, और किसी में, है ना, वहाँ से लूज होता है। कैसे होता है, तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी मटेरियल होता है तो वह एटम से मिलकर के बना होता है। एटम के ठीक बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, सभी में होता है, ऊन में भी, कांच के छड़ में, सब में यही सिस्टम है। तो जब हम रगड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल जाता है और दूसरे वाले में आ जाता है। कैसे, तो ये इलेक्ट्रॉन है जैसे इसमें, और ये बाहर का एक और ऑर्बिट है ना, बाहर में एक और ऑर्बिट है, अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया, मान लेते हैं, और यहाँ दो ऑर्बिट हो गए, ठीक है। यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ एक दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है मान लेते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। तो अगर हम किसी तरीके से इसको एनर्जी देते हैं, ठीक है, या कोई भी कॉलिजन होता है, टकराव होता है, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से मान लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला गया, किसी दूसरे वाले एटम में चला गया, ठीक है। तो इसमें एक आवेश की कमी हो गई। तो इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जिस वाले में ये इलेक्ट्रॉन जा करके एक्स्ट्रा आ जाएगा वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका, मान लेते हैं यहाँ से निकल करके इसमें आता है तो इसमें हो गए दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कि ये माइनस चार्ज हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। अगर यहाँ से ये बाहर निकल जाता है तो प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अगर यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ठीक है। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन के आवागमन के कारण किसी भी पदार्थ में आवेश जनरेट होता है, आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। और आवेशों, है ना, आवेशों मतलब कि इलेक्ट्रॉनों, आवेश किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। अब इसी इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो नेगेटिव चार्ज वाले, या फिर वो हो सकते हैं होल हो, है ना। दो टाइप के होते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आवेशों के गति के कारण, इलेक्ट्रॉन का या होल का जो गति होता है उसके कारण जो है करंट जनरेट होता है। करंट कहीं भी, है ना, कोई भी परिपथ में करंट मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। तो उस पर अभी नहीं जाएंगे, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, आवेशों से हमको काम है, ठीक है। तो आवेश आपको समझ आ गया। अब आवेश होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है, ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज या फिर ऋणात्मक आवेश, ठीक है। माइनस से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रॉन में होता है ऋण आवेश, ठीक है। दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज, या फिर धन आवेश, ठीक है, धन आवेश। होल में होता है धन आवेश,
ठीक है। तो दो प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है। इन्हीं आवेशों का एक दूसरे से किस प्रकार से क्रिया होता है, क्या क्या परिणाम होता है, इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे, है ना। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेशों का जनरेशन मैं बता दिया, ठीक है। तो जब दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो एक में धन आवेश एक में ऋण आवेश इस प्रकार से जनरेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, कूलॉम का नियम, है ना। कूलॉम का नियम, आवेश जो होता है वह कूलॉम में नापते हैं उसको, एक मात्रक है, ठीक है। तो कूलॉम का नियम पढ़ लेते हैं पहले। कूलॉम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, इन्होंने 1785 में यह नियम दिया था, 1785 में यह नियम बताया था। तो कूलॉम के नियम के अनुसार क्या होता है ना। कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों, ध्यान दीजिएगा बिंदु आवेशों, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों, ये समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो किन्हीं भी दो बिंदु, एक मिनट, किन्हीं भी, तो देखते हैं हम कूलॉम का नियम। इसके अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, बिंदु आवेश हैं तो एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से दो बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं Q1 एक को है Q2, दोनों के बीच की दूरी है मान लेते हैं R, ठीक है, R दूरी पर रखे हुए हैं एक दूसरे से। तो कोई भी बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, इसको हम F से डिनोट करते हैं, लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब अगर इसको हम मान लेते हैं Q1 चार्ज है एक तो Q2 चार्ज है, तो दोनों का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा उसका गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है, तथा साथ ही उन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों के बीच की दूरी r है उसका वर्ग r² उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। कोई भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वह दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। K कोई कांस्टेंट है, जैसे ये प्रोपोर्शनल लगा हुआ है तो उसको हम हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जुड़ेगा, ठीक है। K का वैल्यू देखेंगे हम, K क्या होता है और इसका क्या वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये R कैप लगा दिया हमने, है ना। R कैप यूनिट वेक्टर है, तो K जो है कांस्टेंट है, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड है, R जो है दोनों के बीच की दूरी है, R कैप जो है इकाई सदिश है ना, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ठीक है। तो जो फोर्स है ना F, अभी हमने देखा ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R² R कैप, ठीक है। अब ये K जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू होता है, K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब ये है क्या चीज़, ठीक है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। क्या है बताता हूँ। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर जो दो बिंदु आवेश हैं, है ना, जो दो बिंदु आवेश रखे हुए, अभी हमने रखा हुआ था ऐसे बिंदु आवेश, ये दोनों इस प्रकार रखे हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है या फिर हवा है, एयर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ माध्यम नहीं है कोई दूसरा, सिर्फ वैक्यूम है या फिर हवा है।
तो इन दोनों के बीच ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगे, मतलब ये जो फॉर्मूला होगा इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू होगा k इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसका वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब यहाँ पाई तो पाई है, 4 तो 4 है। एप्सिलॉन 0 जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, ये हो गया। अब जो है अगर इन दोनों के बीच में कोई माध्यम रखा है तब क्या होगा? इन दोनों के बीच में अगर कोई माध्यम, ये तो हो गया हमारा निर्वात के लिए, ठीक है, निर्वात के लिए। अब दोनों के बीच में अगर माध्यम रखा हो, दोनों बिंदु आवेशों के बीच में यहाँ पर कोई माध्यम हो, तो k का वैल्यू जो होता है ये हो जाता है आपका 1/4πε0 और कैपिटल K, ठीक है, कैपिटल K इसको बोलते हैं परावैद्युत माध्यम का, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो है K, कैपिटल K, इसको बोलते हैं परावैद्युत माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। तो कुल मिलाकर के हो गया F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² r कैप, ठीक है। वायु या निर्वात के लिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² r कैप। r कैप जो है यूनिट वेक्टर है, ये होता है न्यूटन में, है ना, न्यूटन में मात्रक होता है बल का। ठीक, तो ये समझ आ गया होगा आपको। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसके पहले आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो अभी फोर्स तो हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, है ना। तो ये क्या होता है, ये जहाँ पर कोई भी आवेश रखा जाता है, Q आवेश मान लेते हैं इस पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इस Q आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, है ना, जहाँ पर किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है। ये एक और चार्ज है ना, इसको मान लेते हैं Q1, इसको Q1 लिखें, ये Q है। तो इस बिंदु आवेश को ऐसे यहाँ से खिसका करके यहाँ तक लाए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई बल नहीं लगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से एंटर किए तो एक बल लगने लगा, या तो आकर्षण बल हो सकता है या प्रतिकर्षण बल। तो कोई भी टाइप का अगर बल लग रहा है तो ये चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर, है ना, कोई दूसरा बिंदु आवेश एक बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब कितनी है, देखिए तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा है या कम है। मतलब कि यहाँ पर बल जो है कम लगेगा, इधर 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 और आते जाएंगे तो बल ज़्यादा लगते जाएगा ना। जैसे मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है और इसमें भी प्लस चार्ज है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। यहाँ तक आएगा तब तो ज़्यादा प्रतिकर्षण नहीं होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से एंटर करेगा तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रतिकर्षण का मात्रा ज़्यादा है या कम है, यही तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तीव्रता, है ना, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय ई, है ना। ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस ये क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है F/Q। F अगर बल है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, अपॉन Q0, ठीक है। तो ये अगर Q0 है, ये Q0 के कारण अगर ये दूसरे चार्ज Q1 पर कोई बल लग रहा है, Q0 के कारण कोई दूसरे चार्ज Q1 पर बल लग रहा है, तो ये क्या होता है, E इज इक्वल टू, है ना,
एफ उल्टा बोल दिया, ये नहीं होता, मतलब कि अगर ये क्यू है, ये Q1 होगा। हाँ, तो ये परीक्षण आवेश जो भी हम इसको ऐसे खिसका करके ला रहे हैं उस आवेश का परिमाण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसका नहीं, जो रखा हुआ है उसका नहीं, जो जो हम खिसका करके ला रहे हैं उस वाले का वैल्यू यहाँ रखना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, बल, लगने वाला बल अपॉन में उसका परिमाण, जो जिस पर हमको चेक करना है ना, ये ला रहे हैं या फिर Q2 ला रहे हैं या Q3 जो भी इधर ला रहे हैं उसका वैल्यू यहाँ रखना है। तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको अगर हम परिभाषित करें, ठीक है, परिभाषा शब्दों में लिखें, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल और परीक्षण धनावेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। एक मिनट, ठीक है, कैसे, तो ये धनावेश है, ठीक है, अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है इस धनावेश के कारण, एक दूसरे धनावेश को इधर से हम लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर ये बल का अनुभव करेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यहाँ पर तो इतनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला बल और परीक्षण धनावेश के, है ना, परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, दोनों के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलाम का नियम। ठीक है, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे, कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू।